लेकिन सर ये जो नतीजे आए हैं चुनाव के, नतीजों से आप सहमत हैं कि इसमें कोई गड़बड़ की संभावना नहीं है? इस तरह का माहौल दिख रहा था और वैसा ही आया है नतीजा? देखिए, इसके दो पक्ष है, क्योंकि मेरे पास सबूत, दस्तावेज और उदाहरण नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा। जो लोग कह रहे हैं वो तो लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये हुआ है, लेकिन एक दो दो पक्ष हैं। तो एक पक्ष तो ये भी है रविंद्र जी, जी। कि मुझे महागठबंधन चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। हमें बॉडी लैंग्वेज में ऐसा लगता था कि वो चुनाव लड़ ही नहीं रहे। उनको पता था या उनको लगता होगा कि ये भाई नतीजे तो ऐसे ही आने हैं, चाहे वो जो कुछ कर ले। तो शायद जो दमखम दिखाना पड़ता है, जो तत्परता दिखानी पड़ती है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब आप सोचिए कि आप वोट चोरी का यात्रा निकालते हैं और आप इसी बीच हरियाणा का हाइड्रोजन बम लाते हैं और चुनावी मंचों से भी आप कहते हैं कि देखना चोरी होगी, है ना? तो जो वोट उनको देने वाला है वो यकीन से थोड़ी जाएगा आपको वोट देने कि भाई उसकी वोट सही जगह गिरेगी। तो हमको लगता है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज, जो इनके कम्युनिकेशन थे, उसे लगता ही नहीं था कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे मान बैठे थे पहले ही वॉक ओवर देना। और हमको लगता है कि अब जो ये वोट चोरी वाला जो इनका अभियान है, उसको कांग्रेस पार्टी कम से कम बहुत दमखम से उठाने का अब आगे प्रयास करेगी। शायद उनको ये भी और मौका मिल गया बिहार के बारे में मिलके। तो अभी जो उनके दिमाग में सेट था, जो उनको उत्तर नहीं मिले, हमको लगता है ये आगे और लेके जाएंगे। दूसरी बात ये है इसमें कि देखिए, जो पैसे बांटे गए नीतीश जी के विजय में या कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विजय में, ये तो एक सत्य है। एक तो ये सत्य है कि भाई वोटिंग से एक एक दिन पहले तक पैसे आते रहे। जी। जिस प्रदेश की महिलाओं ने, लोगों ने एक साथ कभी 10,000 रुपए देखे ही नहीं होंगे, 1.5 करोड़ में से 101 करोड़ की बात तो ऐसी ही है, उसको अचानक से वोट से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, जो भी पहले, अगर ये 10,000 आ जाता है तो ये तो एक तरह से खजाना मिलना हुआ। तो वो उससे तो प्रभावित हुई। जहां तक बात एसआईआर का रहा, तो एसआईआर भी एक समय पे किया गया, अचानक से किया गया और उसको लेकर भी बवाल उठा, वोट चोरी की यात्रा हुई। तो अब वो लोग अब दस्तावेज और सबूत लाएंगे, और जो कि हमको लगता है क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ ऐसा कह रही हैं। अब आगे देखते हैं। तेजस्वी यादव ने तो अपनी जुबान तक नहीं खोली, वो अभी पारिवारिक झगड़े में ही व्यस्त है। तो जी। हमको भी लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। विपक्षी पार्टियां कुछ करने वाली हैं, कम से कम कुछ तो जरूर करें। पर आपका व्यक्तिगत में हालाँकि हमारे पास सही बात बोली आपने, दस्तावेज़ नहीं है कोई भी, कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ना कोई प्रूफ़ है। लेकिन आपका व्यक्तिगत जो जिन लोगों से संपर्क हुआ हो, बातचीत हुई हो, उसके आधार पर आपको लग रहा है कि सर कोई वोट चोरी जैसा एसआईआर में वोट कटे हों या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई हो, इसकी कोई संभावना लग रही है? देखिए, वो एसआईआर को लेकर तो बहुत विवाद हुआ। कितने कटे, क्यों कटे, कितने जुड़े, कब जुड़े, है कि नहीं? घुसपैठिया निकालने थे लेकिन मिले 389। ये सब ये तो चीजें सामने आई हैं। ये तो सामने आई हैं। अब हम ईवीएम का बात कैसे करें भाई? वो तो जो करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं या करेंगे। हमारे पास इसके कोई दस्तावेज या सबूत नहीं, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा। लेकिन आरोप तो विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं, भले अपने हार को ढकने के लिए करे या, लेकिन कर तो रही है। अच्छा, तीसरी बात ये रही कि जो संसाधनों का उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, दुरुपयोग कहूंगा, वो तो आपने सब हमने देखा है। तो वो सब हर तरह से एक प्रेसिजन स्ट्राइक था, सर्जिकल स्ट्राइक था। सत्ता पक्ष किसी भी हालत में जीतने पर आमादा थी, और शायद विपक्ष जो है जीतने पर आमादा नहीं था या हारने पर आमादा था। हम इसको इस ढंग से बोलेंगे। लेकिन सर जब 10-10, 20-20 गाड़ियाँ भर के आएँगी और इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करेगा, राकेश सिन्हा जैसे लोग खुल्लम-खुल्ला वोट डालेंगे 2-2 जगह, तो आप बताइए फिर चुनाव में गड़बड़ी की संभावनाएँ तो कम से कम संभावित तो है ही ना, बढ़ जाएँगी ना सर? बढ़ जाएंगी। देखिए, ये तो सामने साक्षात है कि जितनी गाड़ियां, रेलगाड़ियां बाहर से चली, आपके करनाल से भी चली, और जी। कितनी और चली जिसकी कोई जानकारी नहीं है, ये तो जी। पहले नहीं देखा गया।
दूसरा ये है कि जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, तो जिस प्रकार से पैसे आए, एक प्रकार का पैसा नहीं आया है अरविंद जी, उस दौरान कई तरह के पैसे आए हैं, चाहे वो 10,000 हो, चाहे वो रुकी हुई छात्रवृत्ति हो, आईए पास करने पर 25,000 दिए जाते हैं शायद, वो भी उसी दौरान भुगतान हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो बिहार सरकार की जो लेबर पेमेंट थी, जो मजदूरों का पेमेंट था, वो भी उसी दौरान पे हुआ। फिर वृद्धा पेंशन हुआ, तो ये भी दिखा, और इसको चुनाव आयोग ने नहीं रोका, जबकि पीछे इस तरह के उदाहरण है कि कई जगह रोके गए, जिसमें अशोक गहलोत का मोबाइल योजना भी शामिल है। ये मोबाइल योजना वो लाए थे, मोबाइल फोन देने का, वो भी चुनाव प्रभावित करने की दृष्टि से ही लाए थे, लेकिन उसको तो चुनाव आयोग ने रोका था, यहाँ तो नहीं रोका। तो ये सारी चीजें सामने सामने है, और संसाधन और मतलब इसमें तो आप कोई मुकाबला ही नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी का। तो आप कभी भी नहीं, अगर बहुत आक्रोश हो, बहुत ज्यादा एक आंदोलन जैसी स्थिति हो, वो उस आधार पे तो आप कहीं आप चुनाव लड़ने का या मुकाबला करने का साहस कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में तो आप कोई पॉलिटिकल लेवल इवन प्लेइंग फील्ड तो नहीं दिखा, ये बात जरूर मानना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हमको लगता है कि महागठबंधन ने ये चुनाव लड़ा ही नहीं। उनको लगता होगा कि ये भाई ऐसे होगा, कुछ नतीजा नहीं निकलना है, इसलिए पता नहीं, लगता तो है ऐसा। तो आपने एक बात और कही कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा लग रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हो सकता है सर बड़ा? क्या इस्तीफा दे सकते हैं क्या सारे लोग? नहीं, या कुछ और दो तीन चार संभावनाएं हैं जो मैं देख पा रहा हूं। जी। एक तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी को एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया है, भले आप बिहार में कह सकते हैं कि वोट चोरी का मुद्दा चला या नहीं चला, लोग कहते हैं नहीं चला, ये भी बात है। तो बाकी वहां मुद्दे थे, बेरोजगारी, पलायन, ये सब थोड़ा नेपथ्य में गए, और आपने वहां के 20 साल के मुख्यमंत्री पर कोई हमला भी नहीं किया, कि आप यही कह सकते थे कि 20 साल में आपने क्या किया, लेकिन आपने नहीं किया, कोई और कारण से नहीं किया होगा। तो हो सकता है उनको लगता हो कि बाद में कुछ मिलने जुलने का फिर से एक दरवाजा खुलता हो, उसको खोल के रखा, तो अटैक भी नहीं किया उस ढंग से, जो आमतौर पर हम चुनावों में देखते हैं, यहाँ तो बिलो द बेल्ट मारा जा रहा है आजकल चुनावों में, तो वो भी नहीं दिखा। अब आपका जो सवाल है बड़ा होने का, देखिए बड़ा होने में क्या क्या हो सकता है। हमें दो तो पहले विपक्षी खेमे से बात कहूं, अभी ये संभावना भी है, खुद प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, ये भी उन्होंने कहा है। आरजेडी का जो आप देख रहे हैं पारिवारिक क्लेश, वो सड़क पे रहा है, अभी हो सकता है आरजेडी में टूट फूट हो, ये संभव है। और तीसरा जो है, ऐसा लगता है जो कांग्रेस के चुनाव पूर्व अभियान से, भले उसमें बहुत सारी आईएनडीआईए की पार्टियां शामिल ना हो, लेकिन कांग्रेस ये जो वोट चोरी का मुद्दा है उसको बहुत बड़ा कर सकती है। और हमको लगता है इस मुहाने पर भी हम पहुंच चुके हैं, जहां पर ये भी कहा जा सकता है कि शायद मैं कह रहा हूं शायद, उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स को देख रहे होंगे कि आपको अब इस मुहाने पे पहुंच गए हैं कि जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, तो वो हो सकता है कि वो सांसद विधायक ये सबके इस्तीफे भी दिलवाए, ताकि वो मामला और बड़ा बनाया जाए। अब इसका असर क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने इस प्रकार के कुछ संकेत दिए थे, लेकिन बाद में वो बयान दिया। वापस आ गए चुनाव में। जी, उन्होंने बयान दिया था। तो कांग्रेस पार्टी की टूट की संभावना भी दिख रही है सर आपको? ये तो बड़ी बात है। देखिए कांग्रेस में तो टूट फूट कोई खबर नहीं होती है, वो फूट तो उनके यहाँ बराबर रहती है, जिसको आप इंटरनल डेमोक्रेसी कहते हैं, टूट भी रह रह के होते रहती है, पूरा इतिहास है कांग्रेस पार्टी का 1885 ईस्वी से। तो बिल्कुल। अगर अगर टूट फूट होती है, और अभी देख रहे हैं आवाजें तो आई हैं कई, जैसे शशि थरूर का बहुत दिन से चल रहा है, कई अभी बिहार में ही तारिक अनवर की आवाज आ गई है, इस तरह के पृथ्वीराज चौहान की आवाज आ गई है, कुछ बोल रहे हैं कुछ नहीं बोल रहे होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि ये पार्टी एक बार टूटे, तो वो ये कहने के लिए उनको होगा
कि भाई ये पार्टी अपने आप को तो एक रख ही नहीं सकते, तो ये कोई मुद्दा कैसे बना सकते? तो अब आरजेडी की अगर बात करें सर, तो आरजेडी के वैसे तो पारिवारिक मामला है, लेकिन आरजेडी टूट सकने की स्थिति में लग रही है क्योंकि 20-25 विधायक हैं, तो उस स्थिति में क्या आरजेडी की राजनीति भी खत्म हो जाएगी? क्योंकि वोट तो अच्छा है देखिए उनके पास। राजनीति किसी की खत्म नहीं होती है। तेलुगु देशम पार्टी का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार का है। तो इसे ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन राजनीति तो किसी की खत्म नहीं होती है। बोला गया था कि शिवसेना एकदम खत्म हो गई, जब राज ठाकरे अलग हुए, लेकिन उद्धव ठाकरे उसके बाद मुख्यमंत्री बने और फिर जैसे टूटे उनकी पार्टी ही विभाजित हो गई। राजनीति बहुत तिरछी चलती है। हम नहीं कहेंगे वो खत्म होता है, जिसका जनाधार है, जिसकी सक्रियता है, जिसके काम है, जो मतलब कार्यक्रम है, वो आ जाता है भी, वापस भी आता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ संकेत इस प्रकार के नजर आ ही रहे हैं, जिस तरह से रोहिणी आचार्य जो लालू जी की दूसरी बेटी हैं, उन्होंने जो कई आरोप लगाए आरोप लगाए कि भाई उनके ऊपर चप्पल उठाया गया, घर से निकाला गया, वगैरह वगैरह, और उन्होंने किडनी दी, बेटों ने क्यों नहीं किडनी दी। ये सब बात अगर कोई कर रहा हो और दूसरा बेटा जो है बड़ा वाला, वो अपना अलग पार्टी बना के अलग रह रहा है, वाई सिक्योरिटी में रह रहा है कि नहीं? तो एक जी, संभावना तो बनती है विषम परिस्थितियों में उनके ऊपर कई तरह की चुनौतियां एक साथ है, और जो राजनीतिक परिदृश्य है वहां पर जो है उसमें कुछ न कुछ खेल हो सकता है। खेल होने की संभावना। अब अगर हम बात करें सर कि वोट चोरी की और ज्ञानेश कुमार की, तो अब ज्ञानेश कुमार के रहते तो जिस तरह कांग्रेस आरोप लगा रही है, कांग्रेस को लगता नहीं है कि भई ये इलेक्शन जो है कोई निष्पक्ष होगा। तो क्या ऑप्शंस हैं सर अवेलेबल? पता नहीं वो किस चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। कल भी शायद इनकी कांग्रेस वालों की ये कोई मीटिंग हुई थी। 12 राज्यों से लोग बुलाए गए थे। एक तो जिस मीटिंग में शामिल थे आज मुझे मिले भी थे। मैं पूछना भूल गया कि क्या-क्या बातें हुई। अब वो क्या करते हैं वो हम कैसे बताएं कि क्या-क्या उनके पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन में तो देखिए हमने ऑप्शन में संभावना ये है कि आप यात्रा निकालें और आप आंदोलन करें, आप जी, कोई अभियान चलाएं और आप इस्तीफे दें, कुछ तो है। तो अभी संसद का सत्र भी आने वाला है। संसद का सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। उसकी भी एक लिस्ट आ गई है क्या-क्या ऑपोजिशन रेज़ करेगी। तो ये मुद्दा तो मुझे लगता है विपक्ष जो है इसको तो मुख्य तौर पर उठाएगा। और बंगाल में भी स्थिति वही हो गई है सर। बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी उठा दिया, केरल में भी उठा दिया, तमिलनाडु में भी उठा दिया। हाँ, वो देखने लायक चीज़ होगा। कुछ न कुछ एक्शन तो ये लोग करेंगे, ये तो लगता है। और अभी शुरू होने वाला है संसद का शीतकालीन सत्र, बहुत गर्म रहने वाला है। देखना है कि आईएनडीआईए की बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, आपस में हाथ कैसे मिलाती हैं। अगर हाथ मिलाती हैं तो दो-दो हाथ करने के स्थिति में थोड़ी होंगी। लेकिन ये हम अभी से मैं कोई जंप द गन नहीं करना चाहता। अच्छा, आखिरी सवाल सर बंगाल की जो स्थिति है, बंगाल को लेकर के एसआईआर जो हो रहा है, उस पर ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि इसको रोक दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई हैं और वहाँ पर अगर एसआईआर नहीं हुआ तो फिर लगता है ऐसे ही नतीजे आएँगे। हाँ, देखिए ममता बनर्जी एक लड़ाकू महिला है। एक लड़ाकू महिला, वो हरदम सड़क पे ही रहती हैं। और उनको हराना मेरे अपने असेसमेंट में, मेरे अपने मूल्यांकन में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, मेरे ख्याल से। क्योंकि उनके पास संगठन भी है, उनमें लड़ने की भी क्षमता है, उनका कैडर भी है और उनके पास भी स्टेट का खजाना है। खजाना है उनके पास अमला भी है। तो आपने दिया 10,000 तो इतना तो कर ही सकती हैं, अभी कुछ कार्यक्रम रोक दें कि सबको 20,000 दे दें और पहले भी देते आई हैं, है कि नहीं? ये हो सकता है कि आप चुनाव के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान बंगाल में न दे पाएँ, लेकिन वो पहले ही देना शुरू कर देंगी, है ना? और एसआईआर जब से उसकी घोषणा हुई और जो हुआ बिहार में, हमारी सूचना के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ने भी बहुत तैयारी से इसको देखा है और इसको टैकल कर रहे हैं।
तो सर ये किस तरह का इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं? भाई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जो सरकार में है वो तो खजाना लुटाएगा और फिर जीत जाएगा। इस इलेक्शन का क्या मतलब रह गया? हाँ, इससे तो सवाल तो गंभीर सवाल तो खड़े होते हैं। पता नहीं अब आपको ऐसे ही चुनाव देखने को मिले कि आप करो कुछ मत और अंत में जो है 10-20 हजार निकाल के दे दो। तो अब इसी प्रकार से चुनाव होगा, एक तरफा टाइप का। ये बात तो सही है। ऊपर से जस्टिफाई किया जाता है सर कि ये बहुत मास्टर स्ट्रोक है। जो लोग इसको जस्टिफाई करते हैं वो वाकई मास्टर हैं। अब बताइए इन बातों को भी जस्टिफिकेशन कोई करेगा, तो फिर लोकतंत्र की जो हम बातें करते थे वो तो हवा-हवाई हो गई सर फिर, कोई मतलब नहीं उनका। अब तंत्र की बातें कीजिए या लोक की बात कीजिए। बस मैं इसी तरह से इसका जवाब देना चाहूँगा। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत-बहुत धन्यवाद।